वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। और प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बिकॉज हमें तेज़ी से सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं और चैनल को ग्रो करना है। और इसके साथ ही आप मेरे दूसरे चैनल निशांत उवाच को भी सब्सक्राइब करिए, जो कि है एक प्लेटफॉर्म जिसे मैंने बनाया है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए। तो प्लीज़ जाइए, उसे भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और हर वीडियो के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए और नई स्टोरीज और बुक्स के बारे में सजेशन भी दीजिए जिससे मैं उनकी ऑडियो बुक्स आपके लिए लाता रहूं। एंजॉय। मायोंग भारत के सुदूर उत्तर पूर्वी हिस्से में बसे इस गांव के बारे में आप सबने जरूर सुना होगा। लोग यहां के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि इस इलाके में सभी लोग काला जादू और टोने टोटके जानते हैं। कोई कहता है कि वो किसी बाहरी इंसान को भेड़ बकरियों में बदल देते हैं, उन्हें मार देते हैं। पर क्या ये सच भी है? शायद हां या शायद नहीं। पर एक बात तो सच है, वो ये कि जो लोग इन सब में नहीं मानते उन्हें कम से कम अपने बड़े बुजुर्गों और अनुभवी लोगों की बातें तो जरूर माननी चाहिए, खास तौर पर तब जब आप किसी इलाके में नए हों और आपको वहां के कुछ गहरे राज पता ही ना हो। 1990 का वक्त। शिरीष पेशे से एक सरकारी नौकर, जिसकी नई नई नौकरी भारतीय डाक विभाग में लगी थी। कोलकाता में रहने वाला शिरीष अपनी इस नई नौकरी से काफी खुश था। नौकरी लगते ही उसके माता पिता ने उसकी शादी भी करा दी थी। सरकारी नौकरी, एक अच्छी पत्नी, प्यार करने वाली मां, इससे ज्यादा शिरीष को और क्या चाहिए था। पर जिंदगी और वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। नौकरी ज्वाइन करने के लगभग 1 साल बाद ही उसका ट्रांसफर आसाम में हो गया। शिरीष भले ही डाक विभाग में था, पर वो एक पोस्ट मास्टर की हैसियत से काम कर रहा था। उस पर काफी जिम्मेदारी थी। उसे अपना शहर छोड़ना जरा भी अच्छा नहीं लगा, पर यह जरूरी था। वो सरकारी नौकरी छोड़ने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। उसे अपना परिवार भी पालना था। शिरीष बिल्कुल सही समय पर आसाम आ गया। वो आज से पहले कभी कोलकाता से बाहर नहीं गया था। यहां आसाम आकर उसे कुछ आजादी और खुलेपन का भी एहसास हुआ था। उसे एक अच्छा खासा सरकारी क्वार्टर मिला था, जहां उसकी मदद और बाकी कामों के लिए भोला काका भी आया करते थे। उनके पास अपना एक अलग घर था और शायद यही कारण था कि वो रात में शिरीष के उस क्वार्टर में नहीं रुकते थे। यहां शिरीष का काम मजे से चल रहा था। हर सुबह भोला काका उसके लिए नाश्ता बना देते और शिरीष नाश्ता करके ऑफिस निकल जाता। उसकी वहां बाकी कर्मचारियों से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी और दोपहर में उसके खाने का इंतजाम भी बड़े आराम से हो जाता था। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक शाम शिरीष शराब की बोतल लेकर बैठा तो उसने अपने साथ भोला काका को भी बिठा लिया। उसने कहा, काका आज आप मेरे साथ बैठिए ना, घर थोड़ा देर से चले जाइएगा। काका भी बैठ गए। वो हर रोज तो शराब नहीं पीते थे, पर कभी कभी की बात और थी। शिरीष कुर्सी पर बैठा था और काका नीचे चटाई पर। पहाड़ों की उस ठंडी शाम में दोनों अपने हाथों में एक ग्लास लेकर यहां वहां की बातें करने लगे। शिरीष ने कहा, और बताइए काका, आखिर और क्या खास है आपके आसाम में? कोई घूमने फिरने वाली जगह है या फिर बस हर तरफ जंगल ही जंगल? भोला काका ने कहा, जगह तो बहुत है डाक बाबू, बताइए आप क्या देखना चाहेंगे? शिरीष ने कहा, काका एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेंगे?
अरे साहब, आपसे क्या बुरा माने, आप बड़े साहब हैं, जो चाहे कह सकते हैं। शिरीष ने झिझकते हुए कहा, काका आपके आसाम की लड़कियां बड़ी सुंदर हैं। है? ये कहना था आपको? अरे साहब, इसमें क्या बात है, हमारे यहाँ की लड़कियों की सुंदरता के किस्से तो मशहूर हैं। पर 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 क्या? भोला काका कुछ पलों के लिए चुप हो गए। कुछ देर बाद वो बोले, साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, पर अगर कभी आपको किसी सुनसान रास्ते में कोई बड़ी खूबसूरत लड़की दिखाई दे तो उससे बात मत करिएगा, और हो सके तो उसकी आंखों में भी मत देखिएगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्या वो मुझे मार देगी या फिर गांव वालों का कोई मसला है? भोला काका के चेहरे पर एक तनाव था। उन्होंने कहा, साहब, यह आपका कोलकाता नहीं है। यहां पर चीजें जैसी दिखती हैं वैसी है नहीं। कई बार हमारी आंखें जिसे सच समझती हैं वो बस एक छलावा होता है। शिरीष ने कहा, काका पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ कहिए ना। भोला काका ने कहा, ठीक है साहब, तो सुनिए। आप अक्सर सुबह सुबह टहलने जाते हैं। अगर उस वक्त आपको कोई बहुत सुंदर लड़की दिखाई दे तो उससे भूल कर भी बात मत करिएगा, और मेन रास्ते से हट के जंगल के आसपास मत जाइएगा। शिरीष ने कहा, काका, आपने मुझे ठरकी समझा है क्या कि मैं लड़कियों के पीछे भागता फिरता हूं? मैं शादीशुदा हूं, मुझे किसी औरत से क्या मतलब? भोला काका ने जवाब दिया, अरे साहब, आप तो बुरा मान गए। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं कुछ और कह रहा हूं। दरअसल क्या हुआ? रुक क्यों गए? बोलिए। भोला काका ने दोबारा बोलना शुरू किया, साहब, पुरानी बातें हैं। यहां गांव वाले इन जंगलों और यहां रहने वाली कुछ औरतों के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। आपको मेरी बात पर शक हो तो कभी नीचे रहने वाले गांव वालों से पूछ लीजिएगा, खुद से। यहां शाम ढले और सुबह तड़के कोई बाहर नहीं निकलता। गांव के कई मर्द लापता हो चुके हैं। बस इसीलिए कह रहा हूं, आप तो खुद कलकत्ता से हैं, आपने तो ये सब खुद देखा होगा ना। मैं ज्यादा क्या कहूं, बस ध्यान रखिएगा कि सड़क से हटकर कभी जंगल में अकेले मत जाइएगा। वैसे भी यहां कई तरह के जंगली जानवर हैं, तेंदुए, भालू, सियार, समझ रहे हैं ना। काका की बात सुनकर शिरीष थोड़ा चौंक गया था। उसने कलकत्ता में जादू टोना, भूत प्रेत, चुड़ैल, तंत्र मंत्र, इस तरह की कई बातें सुनी और देखी थी, पर वो इन सब में ज्यादा मानता नहीं था। उसके हिसाब से ये सब बस अंधविश्वास था। हालांकि उसने कई बार अपनी मां को उसकी खुद की और अपनी पत्नी मालिनी की नजर उतारते देखा था, पर उसने कभी कुछ कहा नहीं। उसकी मां उसे हमेशा ही सड़क पर ध्यान से चलने और किसी चीज को ठोकर ना मारने को कहती थी। कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके यहां से वो कभी कुछ खाने पीने का सामान लेती नहीं थी। क्या इन सब का कारण एक ही था, या फिर यह बस शिरीष की मां के मन का वहम था? पर फिर भी भोला काका की बात को शिरीष ने नशे में कहा गया बस एक अफसाना समझकर भुला दिया। वैसे भी गांव देहात में इस तरह की कई बातें कही सुनी जाती हैं, उनमें से सब कुछ तो सच नहीं हो सकता। खैर, रात गई बात गई। शिरीष खाना खाकर सोने चला गया। अगली सुबह रविवार था और उसकी छुट्टी थी। वो आराम से सोकर उठा। उसे कहीं जाना तो था नहीं, तो 10 बजे के आसपास वो नीचे गांव में घूमने चला गया। वहां बाजार में वो कुछ खाने पीने का सोच रहा था कि उसे अपने दफ्तर के कुछ साथी मिल गए। वो भी आज छुट्टी मनाने बाजार आए हुए थे। उनके साथ उनका परिवार भी था। शिरीष भी उनके साथ ही हो लिया। उसके साथियों की पत्नियां उसे समझा रही थीं कि उसे अपनी पत्नी को भी यहां बुला लेना चाहिए।
आखिर कब तक वो यहां अकेले रहेगा। उसके दोस्त उसे छेड़ रहे थे कि कब तक भोला काका उसे खाना बनाकर खिलाते रहेंगे। घूमते फिरते खाते पीते उन्हें कब दोपहर हो गई पता ही नहीं चला। दोपहर को शिरीष जब अपने क्वार्टर वापस लौट रहा था तो उसे ना जाने क्यों पर बार बार जंगल के अंदर जाने का मन हो रहा था। भोला काका ने उसे ऐसा करने से मना किया था, पर जंगल के अंदर जाती वो छोटी छोटी पगडंडियां उसे अपनी तरफ खींच रही थी। वो जैसे शिरीष को अपनी तरफ बुला रही थी। शायद यह भी एक कारण था कि भोला काका के मना करने की वजह से शिरीष को यही बात दिमाग में बार बार याद आ रही थी और उसका मन एक बार जंगल के अंदर जाकर देखने का हो रहा था। पता नहीं कैसे पर शिरीष के कदम उन पतली पगडंडियों में से एक की तरफ अपने आप ही बढ़ गए। वो कुछ कदम अंदर चला पर उसे कुछ ठीक महसूस नहीं हुआ। उसके सर में अचानक ही तेज दर्द होने लगा था। शिरीष ने अपना माथा पकड़ लिया। वो एक पेड़ के नीचे सांस लेने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर वहां आराम करने के बाद उसे कुछ अच्छा महसूस हुआ और वो उल्टे पैर वापस अपने क्वार्टर की तरफ निकल पड़ा। वो घर पहुंचा तो भोला काका जैसे उसी का इंतजार कर रहे थे। शिरीष को देखते ही वो बोले, साहब आप कहां चले गए थे? मैं आपका ही तो इंतजार कर रहा था। अरे काका आप अभी सब ठीक है? अरे साहब हम तो खाना बनाने आए थे पर आप थे ही नहीं। वैसे मैंने खाना बना दिया है, आपको जब ठीक लगे खा लीजिएगा। शिरीष ने कहा, अरे काका वो मेरे दफ्तर के कुछ दोस्त मिल गए थे तो खाना मैंने उन्हीं के साथ खा लिया। ऐसा करते हैं खाना आप घर ले जाओ, आप लोग ही खा लेना। वैसे भी मेरा शाम को खाने का मन नहीं है। वो बाहर का चटपटा खाना थोड़ा ज्यादा हो गया। और हां शाम को भी मत आइएगा, बिना वजह क्यों परेशान होंगे आप। काका ने कहा, वो तो ठीक है साहब, पर हम आपसे एक जरूरी बात करने आए थे। दरअसल आज अमावस की रात है और मैं कैसे कहूं, आज रात अगर आपको बाहर से कुछ आवाजें आए तो बाहर मत निकलिएगा। मतलब अगर आपको लगे कि कोई आपको बुला रहा है या फिर कोई बाहर से दरवाजा खटखटा रहा है तो कुछ भी हो जाए मगर दरवाजा मत खोलिएगा। अगर आपको यह भी लगे कि मैं आवाज लगा रहा हूं तब भी मत खोलिएगा। मुझे कोई जरूरत हुई तो मैं सीधा घर आ जाऊंगा, मेरे पास तो चाबी रहती ही है। मेरी इस बात का ध्यान रखिएगा साहब, कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलिएगा। शिरीष ने कहा, पर काका अगर किसी को मदद की जरूरत हुई तो? काका ने कहा, साहब अगर किसी को मदद चाहिए होगी तो यहां पहाड़ पर ऊपर क्यों आएगा? मेरी बात मानिए, यहां पहाड़ों में कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप धीरे धीरे समझेंगे। थोड़ा समय रुकिए, सब जान जाएंगे। शिरीष ने इसके आगे कुछ नहीं कहा। काका की बात में दम तो था। मदद की जरूरत होने पर कोई पहाड़ चढ़कर ऊपर क्यों आएगा? अस्पताल, डॉक्टर, पुलिस सब तो नीचे ही है। काका अपने घर जा चुके थे और शिरीष सोने। दिन में काफी घूमने फिरने की वजह से उसे नींद भी आ गई थी, पर आधी रात को अचानक उसकी नींद खुल गई। शिरीष की सांसें जोर से चल रही थीं। उसे इस ठंडे मौसम में भी पसीने आ रहे थे। उसने शायद कोई बुरा सपना देखा था। शिरीष उठकर बिस्तर पर बैठ गया और पास रखे जग से एक गिलास में पानी निकाला। पानी पीकर उसे कुछ राहत महसूस हुई, पर शिरीष को महसूस हो रहा था कि शायद उसके घर के बाहर कुछ लोग इकट्ठा हो गए हैं। उसे लोगों के बात करने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। शिरीष ने अपनी आंखें मली और खुद को जगाया। यह उसका वहम नहीं था, बाहर कुछ तो चल रहा था। जो आवाजें उसे अब तक बातों जैसी लग रही थी वो और तेज होती जा रही थी। कुछ ही देर में बाहर से आवाजें ऐसे आने लगी
जैसे 10-12 लोग आपस में झगड़ रहे हों। शिरीष ने सिरहाने रखी घड़ी पर नजर डाली। रात के 2 बज रहे थे। इस वक्त आखिर कौन होगा यहां? क्या ये गांव वाले पागल हो गए हैं कि इस वक्त सड़क पर झगड़ा कर रहे हैं? शिरीष की भौहें चढ़ गईं। वो बिस्तर से कूदा और पैर पटकते हुए बाहर की तरफ बढ़ा। पर उसके दिमाग में उठे एक ख्याल से उसके बढ़ते कदम अपने आप ही कमरे के अंदर रह गए। उसके इस क्वार्टर के आसपास 1-2 किलोमीटर तक एक भी घर नहीं था। वहां उसके सिवा कोई रहता ही नहीं था। आसपास कुछ पुराने पहाड़ी घर थे, पर वो भी इस तरफ आखिर क्यों आते? शिरीष की पीठ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। वो जहां खड़ा था वैसा का वैसा ही खड़ा रहा। बाहर से वो आवाजें अब भी आ रही थीं, पर शिरीष की बाहर जाकर देखने की हिम्मत नहीं थी। वो वापस आकर बिस्तर पर बैठ गया और उन आवाजों के खत्म होने का इंतजार करने लगा। अगले 2 घंटों तक वो आवाजें वैसे ही आती रहीं। ये इंसान तो नहीं हो सकते थे। 2 घंटों तक आखिर इस तरह कौन झगड़ा करता है? सुबह के 4:15 बज गए थे और आसमान में कुछ कुछ रोशनी होने लगी थी। पहाड़ों में सूरज वैसे भी जल्दी निकलता है। जब तक सूरज की रोशनी शिरीष की आंखों पर नहीं पड़ी, वो वैसे ही बैठा रहा। शिरीष जब बिस्तर से उठा तो उसके पैर कांप रहे थे। वो किसी तरह दरवाजे तक पहुंचा और धीरे से उसे खोला। बाहर सूरज की हल्की रोशनी और धीमी धीमी बहती ठंडी हवा के सिवा कुछ भी नहीं था। शिरीष की जान में जान आई। उसने बाहर बरामदे में ही एक कुर्सी लगाई और बैठ गया। पता नहीं क्यों, पर शिरीष वहां काफी देर बैठा रहा। तब तक जब तक उसने भोला काका को घर की तरफ आते देख नहीं लिया। एक जीते जागते इंसान को देखकर शिरीष को कुछ अच्छा महसूस हुआ। भोला काका ने दरवाजा खुद ही खोला और अंदर आए। शिरीष को बाहर बैठा देखकर उन्होंने पूछा, अरे साहब, आप इतनी सुबह यहां? आज ज्यादा जल्दी नहीं उठ गए आप? शिरीष के चेहरे पर उड़ती हवाइयां देखकर काका उसके पास पहुंचे। उन्होंने कहा, क्या हुआ साहब? सब ठीक है ना? कोई गड़बड़? आप ठीक हो? शिरीष बिना कुछ कहे भोला काका को बस देख रहा था। वो अपनी कुर्सी से उठा और अंदर चला गया। उसने जाते हुए कहा, काका आप नाश्ता बना दीजिएगा, मुझे खाकर दफ्तर निकलना है। भोला काका समझ तो गए थे कि शिरीष के साथ गई रात कुछ तो हुआ था, पर उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा कि इस बारे में शाम को बात करना ही ठीक रहेगा। शाम को जब शिरीष घर लौटा तो भोला काका उसके लिए खाना बनाने में लगे हुए थे। उसे अंदर देखकर वो बोले, आइए साहब, खाना बस तैयार हो गया है, आप हाथ मुंह धो लीजिए। शिरीष ने कुछ नहीं कहा। जब वो कपड़े बदलकर खाना खाने बैठा तो भोला काका ने मेज पर खाना तैयार कर दिया था। काका जब खाना रखकर जाने लगे तो शिरीष ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा, काका, कल रात यहां कुछ हुआ था। भोला काका ने चिंता भरी नजरों से शिरीष को देखा। शिरीष ने आगे कहा, मुझे बहुत जोर जोर से कुछ लोगों के बात करने और फिर झगड़ने की आवाजें आने लगी थी। वो आवाजें करीब 2 घंटों तक आती रहीं। पर काका, यहां आसपास तो हमारे क्वार्टर के सिवा कोई और घर ही नहीं है। फिर कैसे? भोला काका ने कहा, साहब, आप बाहर तो नहीं निकले ना? या आपने उन्हें देखने की कोशिश तो नहीं की? शिरीष ने ना में सर हिला दिया। काका ने राहत की सांस ली। उन्होंने बोलना शुरू किया, साहब देखिए, ये पहाड़ी इलाका है। यहां ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे लोग दूर रहते हैं। सबको पता है कि ये सब क्या है,
पर कोई इनसे उलझता नहीं है। बात सीधी सीधी है साहब, हम गांव वाले अपने रास्ते और ये ऊपरी चीजें अपने रास्ते। बस आप इनसे दूर रहिए, ये कभी खुद से आपको परेशान नहीं करेंगी। शिरीष चुप था। काका ने ज्यादा कुछ साफ साफ अब भी नहीं बताया था, पर उनकी हिदायतों ने शिरीष के अंदर के सवालों को और भी ज्यादा बल दे दिया था। वो आज रात डरते डरते सोया। रात में एक दो बार उसकी नींद खुली भी, पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे उसे परेशान होना पड़ता। अगले कुछ दिनों में एक दो बार उसे वो आवाजें और सुनाई दी, पर शिरीष समझ चुका था कि जब तक वो अपने घर के अंदर है और वो इनसे नहीं उलझता, तब तक वो सुरक्षित है। ऐसे ही एक दिन शिरीष सुबह जल्दी उठकर टहलने निकला। अब उसे सुबह तड़के बाहर घूमने में उतना डर भी नहीं लगता था। वो धीरे धीरे दौड़ते हुए अपने घर वापस लौट रहा था। वो थोड़ा थका हुआ था, पर पहाड़ों की ताजगी भरी हवा में उसे अच्छा महसूस हो रहा था। भागते भागते अचानक शिरीष रुक गया। उसके जूते का फीता खुल गया था। वो उस पथरीले रास्ते के किनारे एक पत्थर पर बैठकर फीते बांधने लगा, और तभी उसे एक बहुत ही तेज मगर मदहोश कर देने वाली खुशबू महसूस हुई। ये खुशबू ये इतनी मादक थी कि शिरीष कुछ पल के लिए अपने होश खो बैठा था। उसने अपनी आंखें खोली और आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था। ये फूलों जैसी तेज खुशबू किसी इत्र की ही हो सकती थी, पर यह था कौन और कहां? शिरीष जैसे बावला हो गया था। वो यहां वहां देखने की कोशिश करने लगा, पर उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पर कुछ देर यहां वहां देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह खुशबू जंगल की तरफ से आ रही थी। शिरीष मंत्रमुग्ध सा जंगल की तरफ बढ़ने लगा। वो एक ऐसी मानसिक स्थिति में था जहां उसे ना तो कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही किसी और बात की सुध थी। वो ना तो पहले कभी इस तरफ आया था और ना ही उसे जंगल के रास्तों के बारे में कुछ पता था, पर फिर भी वो सम्मोहित सा उस तरफ बढ़ा चला जा रहा था। जब वो काफी अंदर आ गया तो उसे घने पेड़ों के बीच से एक पगडंडी जो कि एक खुले इलाके में जाती थी वो दिखाई दी। शिरीष उस पगडंडी से होते हुए जब आगे पहुंचा तो उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहां कई सारी झोपड़ियां थी जो कि कहीं से भी किसी भी आम झोपड़ी जैसी तो नहीं दिखती थी। उन झोपड़ियों को जैसे रंग बिरंगे फूलों और लताओं से सजाया गया था। वो इतनी खूबसूरत थी कि शिरीष उन्हें देखता ही रह गया। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतने खूबसूरत घर नहीं देखे थे। ये महक इन्हीं झोपड़ियों पर सजे रंग बिरंगे फूलों से आ रही थी। ऐसे फूल भी उसने पहली बार देखे थे और उनकी खुशबू वो उसके दिमाग में चढ़ गई थी। वो ये भी सोच नहीं पा रहा था कि इस जंगल में ये झोपड़ियां आखिर क्या कर रही हैं। उसकी सोच बस उसके जज्बातों तक सीमित होकर रह गई थी। वो एक झोपड़ी के पास गया और उसे छू कर देखने लगा। ये फूल, ये लताएं एकदम असली थे। किसी ने बड़ी मेहनत से इन्हें इन घरों पर सजाया था। शिरीष अभी इन ख्यालों में खोया हुआ ही था कि एक औरत उस घर से बाहर निकली। वो औरत कोई आम औरत नहीं थी, बला की खूबसूरत थी वो। शिरीष ने इतनी सुंदर लड़की कभी अपनी जिंदगी में देखी तो क्या, सोची भी नहीं थी। अगर अप्सरा जैसी कोई चीज होती तो वो उसके सामने खड़ी थी। उसके तीखे नैन नक्श, बोलती हुई आंखें, सीने में उतर जाने वाली मुस्कान और काले सोने जैसा अंग अंग। शिरीष अपना आपा खो बैठा था। उसका मुंह खुला सा रह गया था। वो औरत मुस्कुराते हुए शिरीष को देख रही थी और शिरीष उसे। कुछ पल एक दूसरे को ऐसे ही देखने के बाद
वो औरत बोली। उसने अभी शिरीष से कुछ तो कहा, पर क्या ये शिरीष को समझ नहीं आया। वो भाषा ना तो हिंदी थी, ना ही बंगाली और ना ही असमी। शिरीष ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कौन हो तुम? उस औरत ने फिर से कुछ कहा, पर शिरीष को कुछ समझ नहीं आया। ये शायद कोई आदिवासी भाषा थी जिसके बारे में शिरीष को कुछ पता नहीं था। उसने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं फिर कभी आता हूं, अभी मुझे काम पर जाना है। वो औरत मुस्कुराते हुए शिरीष को देखती रही और शिरीष पलटकर जाने लगा। तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, ए! उस औरत ने हाथ से इशारा करके उसे दोबारा आने को कहा। शिरीष ने मुस्कुराते हुए पलटकर कहा, हां जरूर, कल सुबह इसी वक्त। शिरीष वहां से घर की तरफ लौट आया, पर उसके दिमाग में उस लड़की की तस्वीर छप गई थी। लाख कोशिशें करने के बावजूद भी शिरीष का मन अपने काम में नहीं लग रहा था। उसे हर तरफ बस वही औरत नजर आ रही थी। वो बड़ी मुश्किल से अपने दिन भर का काम निपटा पाया था। दफ्तर से घर आते वक्त वो भी खोया खोया सा था। उस औरत के ख्याल उसके मन से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शाम हुई और इसके बाद रात भी। एक ही दिन में शिरीष उस औरत के पीछे इतना पागल हो गया था कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो पूरी रात जागकर सुबह होने का इंतजार करता रहा। जैसे ही सुबह हुई, वो तैयार होकर वापस जंगल की ओर चल पड़ा। इस बार उसके कदम तेज थे और वो खुशबू जिसका पीछा करते हुए एक दिन पहले शिरीष यहां आया था, वो उसके दिमाग में कहीं नहीं थी। उसे कुछ सूझ रहा था तो बस वो औरत। पर इस बार शिरीष जब उन झोपड़ियों के पास पहुंचा तो वो औरत पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। वो शिरीष को देखकर खुश हो गई थी और शिरीष जैसे फिर से उसकी खूबसूरती में कहीं खो गया था। शिरीष ने उसे अपना नाम बताया और उस औरत ने भी उसे अपना नाम बताया। रिंपा, यही था उसका नाम। पर इसके आगे उसके मुंह से निकला एक भी शब्द शिरीष को समझ में नहीं आया। वो शिरीष के पास आ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। उसके अचानक उठाए इस कदम से शिरीष अवाक रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इतनी खूबसूरत औरत उसके साथ इस तरह से पहल करेगी। पर तभी शिरीष ने देखा कि एक दूसरी झोपड़ी से एक और औरत बाहर आ रही है। वो औरत भी रिंपा से कोई कम सुंदर नहीं थी। उसे देखकर शिरीष की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो भी मुस्कुराते हुए शिरीष की तरफ बढ़ी, पर रिंपा, उसे जैसे ही एहसास हुआ कि किसी और की नजर भी शिरीष पर पड़ चुकी है, तो वो उसे गुस्से से देखने लगी और उसने भी उसका हाथ पकड़ लिया। शिरीष ये सब देखकर हैरान था, पर रिंपा ने उसका हाथ झटक कर शिरीष से अलग कर दिया। इसके बाद रिंपा और वो औरत आपस में झगड़ने लगे। उनकी भाषा शिरीष को समझ में नहीं आ रही थी, पर वो इतना समझ रहा था कि ये शायद उसी के लिए हो रहा था। वो दोनों औरतें शिरीष को अपने साथ ले जाना चाहती थीं, और शिरीष बिना कुछ कहे सन्न खड़ा था। उनके बीच की लड़ाई अब बढ़ने लगी थी और वो औरतें हाथापाई पर उतर आई थीं। शिरीष के देखते ही देखते रिंपा ने उस दूसरी औरत को एक जोर का धक्का दिया और वो औरत पहाड़ी के नीचे सीधा खाई में जा गिरी। शिरीष उसे बचाने दौड़ा, पर रिंपा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि शिरीष एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाया। शिरीष चिल्लाने लगा, तुमने उसे नीचे गिरा दिया, अरे वो मर जाएगी, तुम पागल हो क्या? रिंपा मुस्कुरा रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया।
उसने अपना हाथ बस एक बार शिरीष के माथे पर फेरा और शिरीष शांत हो गया। उसे अपनी सुध ही नहीं रही। रिंपा उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी झोंपड़ी में ले गई। अंदर का माहौल बड़ा ही सुंदर मगर रहस्यमय था। हर तरफ बस तरह तरह के फूल और उनकी खुशबू। अब रिंपा ने शिरीष को एक मखमली बिस्तर पर बिठाया और वो भी उसके पास आकर बैठ गई। इसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया और शिरीष, उसने रिंपा के साथ वो किया जो किसी भी शादीशुदा इंसान को नहीं करना चाहिए था। शिरीष और रिंपा वो दोनों एक दूसरे में घुल गए थे। उन्हें दीन दुनिया की कोई फिक्र नहीं थी। शिरीष ने आज जो चरम सुख अनुभव किया था वैसा कोई आदमी बस सपनों में ही सोच सकता था। शिरीष को रिंपा से वो सुख मिला था जो शायद उसे अपनी पत्नी से कभी नहीं मिला। जब शिरीष रिंपा के घर से बाहर निकला तो वो इतना संतुष्ट था कि जैसे उसे दुनिया की हर खुशी मिल गई हो। वो घर लौटा तो एकदम तरोताजा था। उसे जरा भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। भोला काका ने उससे पूछा कि वो अब तक कहां था और उसे दफ्तर नहीं जाना क्या। इस पर शिरीष ने कुछ नहीं कहा। वो तो अपनी ही मस्ती में मगन था। इसके बाद शिरीष 2-3 बार रिंपा के पास गया और बस उसी का होकर रह गया। उससे देखे और मिले बिना शिरीष का दिन पूरा नहीं होता था। उसे ना तो अपनी पत्नी की चिंता रही और ना ही अपनी मां की। उसने उन्हें चिट्ठी लिखना भी छोड़ दिया था। एक दोपहर शिरीष अपने दफ्तर में कुछ काम कर रहा था कि उसकी खिड़की पर दस्तक हुई। उसने खिड़की खोल कर देखा तो वहां रिंपा खड़ी थी। एक बार को तो शिरीष उसे देखकर खुश हो गया, पर अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वो दफ्तर में है और अगर वहां उसे किसी ने रिंपा के साथ देख लिया तो उसकी बड़ी बदनामी हो जाएगी। उसने रिंपा से जाने को कहा पर वो जिद पर अड़ी हुई थी। शिरीष ने उसे बड़ी मुश्किल से समझाया और शाम को मिलने का वादा किया। आज उसने बड़ी मुश्किल से रिंपा को समझाया था। अगर कोई उसे रंगे हाथ पकड़ लेता तो ना जाने क्या होता। पर रिंपा को पता कैसे चला कि वो यहीं काम करता था? उसने तो कभी उसे इस बारे में बताया ही नहीं। बताना तो दूर, उसे तो रिंपा की भाषा भी समझ नहीं आती थी। ऐसे में कौन हो सकता था जो रिंपा को यह सब बताता? कहीं भोला काका तो नहीं? शायद हां, पर अगर वो ऐसा करते तो उसे बताते जरूर। शिरीष सोच रहा था कि वो आज घर जाकर भोला काका से इस बारे में बात जरूर करेगा। शाम को जब शिरीष अपने क्वार्टर पहुंचा तो भोला काका उसके लिए खाना बना ही रहे थे। अपना झोला रखते हुए शिरीष ने कहा, काका, आज घर पे कोई आया था क्या? काका ने कहा, नहीं तो साहब, क्या हुआ? सब कुशल मंगल? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा मैंने। भोला काका ने हिचकिचाते हुए कहा, साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है पर समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूं। कैसे कहूं? इसका क्या मतलब है काका? कोई बात है तो बोलिए। आपको कुछ पैसे वगैरह चाहिए क्या, या कोई और परेशानी है? काका ने कहा, नहीं साहब, पैसे नहीं चाहिए। वो मैं कह रहा था कि आप कहीं जंगल में तो नहीं गए थे ना? शिरीष अगले 1-2 सेकंड चुप रहा। फिर कुछ सोचते हुए वो बोला, हां, गया था। तो क्या हुआ? वहां मुझे तो कोई भूत नहीं मिला। देख लीजिए, आपके सामने खड़ा हूं, एकदम फर्स्ट क्लास। काका ने कहा, आपको वहां कुछ मिला साहब? शिरीष ने जवाब दिया, अरे वो सब छोड़िए काका, क्या मिला मैं क्या बताऊं। बस ये समझ लीजिए कि वहां ऐसा कुछ नहीं है जैसा आपने बताया था, और डरावना तो बिल्कुल भी नहीं। सिवाय कुछ बेहद खूबसूरत झोपड़ियों के वहां कुछ और नहीं है।
काका ने कहा, वो झोपड़ियां साहब, वो आम झोपड़ियां नहीं हैं। उन घरों में आम लोग रहते हैं काका, सीधे साधे हमारे आपके जैसे लोग। शिरीष ने काका की बात काट दी। उसने आगे कहा, आप इस सब की चिंता मत करिए, खाना तैयार हो गया हो तो फटाफट लगा दीजिए, इसके बाद मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। भोला काका ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने खाना मेज पर लगा दिया और राम राम कह के अपने घर को चल दिए। काका को भनक तो हो गई थी कि शिरीष के साथ क्या चल रहा था और वो क्या करने में लगा हुआ था, पर उनके मन में ये बात भी थी कि ऐसे उनके बोलने भर से तो वो मानेगा नहीं। शिरीष को समझाने के लिए उन्हें सही मौके का इंतजार करना होगा। और वहीं शिरीष, वो तो अपनी ही मस्ती में मगन था। काका के घर से निकलते ही वो फिर से रिंपा के घर पहुंच गया और फिर से वही सब। रिंपा और शिरीष के बीच प्यार मोहब्बत का ये खेल अगले 1 महीने तक चलता रहा, पर एक शाम भोला काका का सब्र टूट गया। उन्होंने कहा, साहब आपने खुद को शीशे में देखा है? काका की बात से शिरीष चौंक गया। उन्होंने आज तक तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। शिरीष ने कहा, क्यों, क्या हुआ काका? मैं ठीक तो हूं, मुझे तो कोई परेशानी नहीं। काका ने कहा, साहब आपका चेहरा देखिए कितना मुरझा गया है, आपका वजन भी काफी कम हो गया है। आप अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देते क्या? खाना तो मैं रोज बनाकर जाता हूं, आप खाते नहीं क्या? शिरीष ने कहा, नहीं काका, खाता तो हूं, हर रोज। यह कहते हुए शिरीष ने एक बार खुद को आईने में देखा। काका सही कह रहे थे, शिरीष बहुत दुबला हो गया था। जब वो कलकत्ता से यहां आया था तो अच्छा खासा तंदुरुस्त था, पर पिछले कुछ दिनों में उसे क्या हो गया था? क्या यह हवा पानी बदलने का नतीजा था या फिर कुछ और? अजीब बात थी कि शिरीष अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था, पर ना जाने क्यों उसे रिंपा के घर की कोई बात याद ही नहीं आ रही थी। उसके घर का सामान और उसके घर के अंदर के कमरे उसे कुछ भी याद नहीं था। वो बड़ी शिद्दत से सोच रहा था, पर उसे रिंपा के जिस्म और उसकी खूबसूरती के सिवा कुछ भी याद नहीं था। यह था क्या? क्या उसकी याददाश्त कमजोर हो रही थी? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अपने काम से जुड़ी हर बात तो उसे याद रहती थी। भोला काका ने कहा, साहब आप समझ नहीं रहे हैं। आप जंगल में जहां भी जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, वो आपकी सेहत पर अच्छा असर नहीं डाल रहा। आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपके साथ काका, आप मेरे निजी मामलों में दखल ना दें। आपका जितना काम है उतना ही करिए, उससे ज्यादा आप दखल ना ही दें तो अच्छा होगा। शिरीष काका की बात काटते हुए बोला। भोला काका चुप रह गए। वो शिरीष का भला चाहते थे, पर अब कहने सुनने का कोई फायदा नहीं था। उन्होंने अपना काम खत्म किया और वहां से चले गए। शिरीष को अब पूरी आजादी थी। अब काका ने भी उससे इधर उधर की बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। वो दोपहर में आते और खाना बनाने और बाकी काम करने के बाद अपने घर लौट जाते। उन्होंने शाम को आना बंद ही कर दिया था और इससे शिरीष को तो जैसे खुली छूट मिल गई थी। रिंपा अब हर शाम शिरीष के घर ही आ जाती और सुबह तक वहीं रहती। शिरीष रिंपा की खूबसूरती में अंधा हो गया था। उसे सही गलत की समझ ही नहीं रही थी और वो अपनी पत्नी मालिनी को भी भूल गया था। पर एक दिन शिरीष को मालिनी की चिट्ठी मिली। उसने शिरीष को 2-4 दिन के लिए घर आने को कहा था। मालिनी ने भी कई महीनों से उससे बात नहीं की थी और वो उससे मिलना चाहती थी। इस चिट्ठी में उसकी मां ने भी उसे घर बुलाया था। वो अपनी मां की बात को टाल नहीं सकता था, उसे घर जाना ही था।
उसने रिम्पा को इस बारे में बताया तो वो नाराज हो गई। शिरीष को उसकी भाषा समझ में नहीं आती थी, पर उसके चेहरे के हाव भाव से वो सब समझ गया। उसने रिम्पा को समझाया कि वो 3-4 दिन में वापस आ जाएगा। इस पर रिम्पा ने कहा, 3 दिन शिरीष, बस 3 दिन, और ये लो, इसे हमेशा अपने पास रखना। अगर ये तुमसे अलग हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिरीष हैरान था। रिम्पा को हिंदी आती थी, तो फिर अब तक वो नाटक क्यों कर रही थी? शिरीष के दिमाग में यह सवाल कौंधा था, पर वो रिम्पा को जरा भी नाराज नहीं करना चाहता था। रिम्पा ने शिरीष को जो दिया था वो एक पीतल की छोटी सी डिब्बी थी। इस डिब्बी पर एक काला धागा बंधा हुआ था। रिम्पा ने उस डिब्बी को खोलने से साफ मना किया था। शिरीष ने कहा, रिम्पा, ये क्या है और इसका मैं क्या करूंगा? रिम्पा ने शिरीष के सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा, तुम इसे हमेशा अपने पास रखोगे, समझे? इसे खुद से कभी अलग मत करना, वरना याद रखना, मैं तुम्हारे घर भी आ सकती हूं। शिरीष उसके काबू में था। उसने हां में सर हिला दिया। वो अगले दिन कलकत्ता जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी मां और मालिनी उसे देखकर काफी खुश थे, और शिरीष, वो भी बहुत खुश था। रिम्पा से दूर होना उसके लिए किसी नशे को छोड़ने जैसा था। बार बार रह रहकर उसे रिम्पा का चेहरा अपनी आंखों के आगे दिखाई पड़ता था। एक दिन उसके बैग में सामान रखते हुए मालिनी के हाथ में वो डिब्बी लग गई। उसने वो शिरीष को दिखाई और पूछा, ये डिब्बी कैसी है शिरीष? आपके बैग में ये कहां से आई, और इस पे ये धागा? शिरीष थोड़ा हड़बड़ा गया। अरे ये भोला काका ने दिया था। अरे वो गांव की मान्यताएं हैं ना, तो उन्होंने दिया था कि इसको रखने से मेरे साथ कुछ गड़बड़ नहीं होगी। अब जानती हो, पहाड़ी लोग हैं, तरह तरह की बातें मानते हैं, तरह तरह की परंपराएं हैं, तो बस वैसे ही दे दिया। ये कहते हुए शिरीष ने वो डिब्बी मालिनी से ले ली, और उसके जाते ही उसने वो डिबिया खिड़की से सीधा बाहर नाली में फेंक दी। मालिनी शिरीष को प्यार करती थी, जो उसे रिम्पा की आंखों में कभी दिखाई नहीं था। शिरीष ने दफ्तर में फोन करके अपनी छुट्टी 1-2 दिन और बढ़ा ली। उसकी मां की उम्र हो रही थी और वो जितना हो सके उनके साथ रहना चाहता था। घर का खाना, मालिनी की सेवा और मां का लाड़। शिरीष का वापस जाने का मन ही नहीं हो रहा था, पर उसकी छुट्टी पूरी हो रही थी। आखिर उसे काम तो करना ही था। अपने तय वक्त पर शिरीष आसाम वापस लौट आया। उसे घर आते आते शाम हो गई थी और उसने ऊपर आते वक्त भोला काका को कुछ नहीं कहा था। ट्रेन के लंबे सफर से वो अब तक थक गया था और उसे बस आराम चाहिए था। शिरीष कुछ देर के लिए आंखें बंद करके लेट गया और उसे नींद आ गई। उसे लेटे हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था कि अचानक उसकी आंख खुल गई। न जाने क्यों वो हड़बड़ा कर उठ बैठा, और जब उसने अपने सिरहाने देखा तो सामने कुर्सी पर रिम्पा बैठी हुई थी। वो उसे घूर रही थी। शिरीष उसे देखकर डर गया था। उसने कहा, रिम्पा, तुम इस वक्त? तुम अंदर कैसे आई? रिम्पा ने कुछ नहीं कहा। वो बस शिरीष को घूरे जा रही थी। उसकी यह खामोशी शिरीष को डरा रही थी। कुछ पल खामोश रहने के बाद वो बोली, तुम्हें आने में देर कैसे हो गई? शिरीष ने कहा, वो मां की तबीयत खराब थी, इसीलिए थोड़ा वक्त लग गया। मैंने तुम्हें वो डिब्बी दी थी ना, जरा वापस देना तो मुझे।
वो तो शायद घर पर ही छूट गई। क्या हुआ? तुमने वो डिब्बी बाहर नाली में फेंक दी थी ना? नहीं, तुम पागल हो क्या रिंपा? तुम्हारे दिए हुई चीज के साथ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? झूठ मत बोलो शिरीष, तुम्हें मैं पागल दिखाई देती हूं? शिरीष उसे मनाने की कोशिश करता हुआ बोला। अरे रिंपा छोड़ो ना, ऐसा भी क्या खास था उसमें? मैं तो वापस आ गया हूं ना। रिंपा उठकर खड़ी हो गई और बाहर जाने लगी। शिरीष ने उसे रोकने की कोशिश की तो रिंपा ने उसका हाथ झटक दिया। उसने बड़ी ही अजीब सी डरावनी आवाज में कहा, आज के बाद मुझसे बिना पूछे तुम कहीं नहीं जाओगे, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। शिरीष, अपनी मां और बीवी की फिक्र है ना तुम्हें? मैं यहीं से बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकती हूं। रिंपा की इस हरकत ने शिरीष को अंदर तक डरा दिया था। उसे ऐसा कुछ देखने सुनने की उम्मीद नहीं थी। वो खूबसूरत औरत, जिसे शिरीष अब तक अपना हमदर्द समझ रहा था, कहीं वो उसके लिए कोई परेशानी न खड़ी कर दे। शिरीष अब भी काफी थका हुआ था, पर थकान के साथ साथ वो अब परेशान भी हो गया था। उसे पिछले कुछ महीनों में की गई हरकतों पर अफसोस हो रहा था। ये उसने कौन सी बला मोल ले ली थी? कहीं इस औरत ने उसकी पोल खोल दी तो उसकी नौकरी भी जा सकती थी और गांव में बदनामी होती सो अलग। पर इस रिंपा में कुछ और भी था जो शिरीष को डराता था। उसे हिंदी आती थी और ना जाने कैसे शिरीष के अगले हर कदम के बारे में उसे पहले से ही पता होता था। अगली सुबह भोला काका क्वार्टर पहुंचे। वो आए तो शिरीष पहले से ही जगा हुआ था। उन्होंने कहा, अरे साहब, आप जगे हुए हैं और घर पर सब कुशल मंगल? हाँ काका, सब ठीक है, मां की तबीयत भी अच्छी है। साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, आप ठीक हैं? काका, वो रिंपा को जानते हैं आप? साहब, आप किसकी बात कर रहे हैं मैं नहीं जानता, पर अगर ये वही औरत है जो मेरे जाने के बाद यहां शाम को आती है तो मैं क्या कहूं। वैसे वो है कहां से? मतलब आप उससे मिले कहां थे? कहीं उसी जंगल में तो नहीं? शिरीष ने हां में सर हिला दिया। काका ने कहा, साहब, आप उससे दूर ही रहें तो अच्छा है। वहां जंगल में जो औरतें रहती हैं वो आम इंसान नहीं है। कोई उन्हें डायन कहता है तो कोई पिशाचिनी। उनके पास तो क्या, उधर जंगल में भी कोई गांव वाला नहीं जाता। काका, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि रिंपा डायन है? साहब, आप बार बार उसका नाम न लें। कहते हैं कि इनका नाम लेने भर से इन्हें पता चल जाता है। काका, मतलब मैं थोड़ा फंसा हुआ महसूस कर रहा हूं। मुझे पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ या उस वक्त मैं क्या सोच रहा था, पर यह औरत तो मेरे गले ही पड़ गई है और यह मुझे कुछ खतरनाक भी लगती है। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? इनसे बचने का रास्ता आप मुझे आज भर का समय दीजिए, मैं कुछ पता करता हूं। पर मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, ना तो अब आप उसके पास जाइएगा और ना ही उसे यहां आने दीजिएगा। शिरीष ने अपनी मूक सहमति दे दी। इसके बाद वो दफ्तर के लिए निकल गया, पर आज उसके दफ्तर में उसका काम में मन ही नहीं लग रहा था। काका की कही बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। क्या अब तक वो किसी डायन के साथ सो रहा था? पर रिंपा तो इतनी सुंदर है, डायनें तो ऐसी नहीं होती। शिरीष उठकर बाहर निकल आया। वो पास वाली टपरी पर जाकर बैठ गया। उसे वहां सब जानते थे। चाय वाले ने खुद ही एक चाय उसे पकड़ा दी। शिरीष ने कहा, काका, यहां मैंने भूत प्रेत की बड़ी कहानियां सुनी हैं, वो सब सच हैं क्या? शिरीष भैया, आपको किसने बताया? वैसे आप गलत भी नहीं हैं, अपने आस पास जरा देखिए तो।
दूर दूर तक जंगल और वीराने के सिवा कुछ दिखाई देता है आपको? भूत प्रेत यहां नहीं होंगे तो कहां होंगे? आप भी रात वात में जरा ध्यान रखिएगा, मतलब अकेले यहां वहां मत घूमिएगा। शिरीष उस आदमी से ऐसा ही कुछ जवाब सुनने की उम्मीद रखता था। शिरीष ने आगे कहा, और डायन के बारे में क्या कहना है आपका? डायन, ये शब्द सुनते ही वो दुकान वाला चुप हो गया। उसने अपना काम बंद किया और शिरीष के पास आकर बैठ गया। उसने कहा, भैया ये शब्द जरा धीरे बोलिएगा, यहां के लोग इसे अच्छा नहीं मानते। जहां पहाड़ी पर आपका घर है वहां के जंगल बड़े बदनाम हैं। गांव के कई जवान लड़के वहां से गायब हो चुके हैं। हम तो वहां जाते नहीं, और आप भी मत जाइएगा। उन जंगलों से जितना दूर रहें आपके लिए अच्छा है। और हां, अगर सुबह या शाम को कोई भी, मतलब कोई भी खूब सुंदर औरत जंगल के आसपास या उसके अंदर जाते दिखे तो अपना रास्ता बदल दीजिएगा। ना तो उससे बात करिएगा और ना ही उसके पीछे जाइएगा। और जो शब्द आपने अभी मुंह से निकाले थे ना, वो दोबारा मत निकालिएगा। शिरीष सन्न बैठा था। भोला काका ने भी उसे यही हिदायत काफी पहले दी थी, पर वो तो रिंपा के साथ बहुत कुछ कर चुका था। आज शाम फिर से रिंपा आने वाली थी। शिरीष को डर सताने लगा था, कहीं रिंपा भी। शाम हुई। रिंपा शिरीष के घर आई। शिरीष परेशान सा बैठा हुआ था, पर रिंपा को देखते ही वह सब कुछ भूल गया। वो अपने आपे में नहीं रहा। ये रिंपा की खूबसूरती थी या फिर कुछ और, पर शिरीष उसे मना करना तो दूर, कुछ कह ही नहीं पाया। जब सुबह शिरीष की आंख खुली तो रिंपा जा चुकी थी, और शिरीष हैरान सा बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके शरीर पर जगह जगह काटे जाने के निशान थे, पर शिरीष की परेशानी की वजह कुछ और ही थी। रिंपा ने उसे एक खास दिन के बारे में बताया था और उसे अपने घर आने को कहा था। उसने कहा था कि वह उस रात रिंपा के साथ उसके ही घर में बिताएगा और उसके बाद वो रिंपा से कभी अलग नहीं होगा। ये क्या था? रिंपा आखिर उसके साथ क्या करना चाहती थी? शिरीष को अब डर लगने लगा था। जैसे ही सुबह काका वहां पहुंचे, शिरीष ने उन्हें पकड़कर बिठाया और सब कुछ बताता चला गया। उसने एक ही सांस में अपनी कहानी कह दी और आखिर में कहा, काका मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? मुझे अब उस औरत से डर लगने लगा है। पता नहीं वो मेरे साथ क्या करना चाहती है, पर न जाने क्यों मैं उसे देखकर सब कुछ भूल जाता हूं। मना ही नहीं कर पाता। मैंने उसे कुछ नहीं बताया, फिर भी वो मेरे परिवार के बारे में सब जानती है। कहीं वो उन्हें कुछ नुकसान न पहुंचा दे। शिरीष की बातें सुनकर भोला काका को कोई खास हैरानी नहीं हुई। उन्हें तो शिरीष पर पहले से ही शक था, पर यह सब उनके बस के बाहर की बात थी। जंगल में रहने वाली उन डायनों का वो तो क्या, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। भोला काका बिना देर किए सीधा नीचे गांव में पहुंचे और कुछ बड़े बुजुर्गों को इकट्ठा किया। उन्होंने उन सभी को शिरीष के साथ हो रही अब तक की घटनाओं के बारे में बताया। उनकी बात सुनकर किसी को भी जरा भी हैरानी नहीं हुई। उन सभी बुजुर्गों का कहना था कि अगर उनके समझाने के बाद भी शिरीष ने उनकी बात नहीं सुनी तो यह उसकी गलती है। इसका खामियाजा अब उसे ही भुगतना पड़ेगा। भोला काका ने उन्हें समझाते हुए कहा, अगर ये आपका खून होता तो भी आप यही कहते। कब तक हम लोग इन जैसों से डरते रहेंगे? 60-62 की उम्र हो गई मेरी ये सब देखते सुनते। हम सबने जवान लड़कों को उन पिशाचनियों का शिकार बनते देखा है। हमें कभी तो कोई कदम उठाना होगा। सभी बुजुर्ग चुप थे। काका की बात सही तो थी, पर इन जादूगरनियों से भिड़ता कौन? एक बुजुर्ग ने कहा कि वो मानते हैं कि वो सही है,
पर यह करेगा कौन और कैसे? काका ने जवाब दिया, अरे हम करेंगे और कौन? हमारे बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, जीवन में सब देख लिया। अब परलोक जाने से पहले कुछ अच्छे काम ही कर लेते हैं। क्या बोलते हो तुम लोग? जब ये बूढ़ी हड्डियां इस उम्र में काम कर सकती हैं, तो फिर किसी की जान बचाने की कोशिश क्यों नहीं कर सकती? सारे बुजुर्ग आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। भोला काका की बातों से उनमें गैरत जाग गई थी। उनमें सहमति बनी कि ठीक है, वो शाम होते ही शिरीष के घर पर इकट्ठा होंगे। वहां वो औरत जरूर आएगी। वो उससे बात करेंगे, उसे मनाने की कोशिश करेंगे। अगर वो मान गई तो ठीक, वरना वो सब मिलकर उसे वहीं ठिकाने लगा देंगे। बात तय हो गई। शाम को शिरीष जब अपने घर पहुंचा तो वहां गांव के 6-7 बुजुर्ग लाठी लेकर उसका इंतजार कर रहे थे। साथ में भोला काका भी थे। शिरीष इतने सारे लोगों को देखकर थोड़ा परेशान हो गया था। उसने भोला काका से कहा, काका, ये सब लोग सब ठीक तो है? भोला काका ने कहा, आपने कहा था ना कि आपको मदद चाहिए। आने दीजिए उसे, बात करते हैं हम लोग आज। शिरीष बस मुस्कुरा दिया। उसने राहत की सांस ली। कम से कम कुछ लोग तो थे जिन्हें उसकी चिंता थी, पर फिर भी वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हुआ था, क्योंकि रिंपा के गुस्से से वो भली भांति वाकिफ था। और वो क्या कर सकती थी, इसका सही अंदाजा तो उसे भी नहीं था। भोला काका ने सभी को अंदर आंगन में बिठाया और चाय बनाई। शिरीष भी उनके साथ ही बैठ गया। उन बुजुर्गों ने शिरीष से पूछा कि वो कैसे उस औरत के चक्कर में फंस गया, तो शिरीष ने उन्हें पहली बार खुद ब खुद जंगल जाने से लेकर रिंपा से मिलने तक की सारी कहानी सुना डाली। शिरीष एक अपराध बोध का शिकार था और अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था, पर गांव के बड़े बूढ़ों ने उसे समझाया कि इस सब में उसकी इतनी गलती भी नहीं है जितना वो समझ रहा है। वो रिंपा कोई मामूली औरत नहीं है। काली विद्याओं में उसकी और उसकी साथियों की पकड़ इतनी मजबूत है कि गांव के सरपंच और बड़े बड़े बहादुर भी उनकी बस्ती की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते। फिर शिरीष जैसे शहरी आदमी की उनके सामने क्या बिसात है। शाम का वक्त हुआ और रिंपा शिरीष के घर पहुंची, पर 7-8 बुजुर्ग लाठी लिए उसका रास्ता रोक कर खड़े थे। रिंपा उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। शिरीष दरवाजे की ओर से खड़ा उसे देख रहा था। रिंपा ने अपनी गर्दन हल्की सी टेढ़ी की और एक नजर शिरीष की तरफ डाली। उसने कहा, शिरीष, क्या हुआ? मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? ये आवाज, ये रिंपा की आवाज नहीं थी। रिंपा और शिरीष की नजरें मिली, पर शिरीष को जैसी उम्मीद थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि शिरीष की रूह अंदर तक कांप गई। रिंपा की आंखें एकदम लाल थीं। वो पहले की तरह खूबसूरत नहीं, बल्कि डरावनी लग रही थी। जो बुजुर्ग उसका रास्ता रोक कर खड़े थे, एक पल के लिए तो वो भी सहम गए थे। रिंपा एक कदम आगे भोला काका की तरफ बढ़ी। काका एकदम जड़ खड़े हुए थे। वो काका के कान के पास आकर बोली, बचा सकता है तो बचा ले इसे। और खिलखिलाकर हंसने लगी। रिंपा पलटी और हंसती हुई वहां से चली गई। सारे बुजुर्ग उसे देखते ही रह गए। वो एक दूसरे की शक्लें ताक रहे थे। उनके पास कहने सुनने के लिए कुछ नहीं था। इतने सारे लोगों के होते हुए भी रिंपा के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। या तो वो पागल थी, या फिर उन सब की औकात से कहीं ज्यादा ताकतवर। रिंपा के तेवर जरा भी अच्छे नहीं थे। उसकी बात को हल्के में लेना खतरनाक साबित हो सकता था। भोला काका जल्दी से शिरीष के पास पहुंचे और उसे कहा कि वो तुरंत ही अपने कपड़े वगैरह समेटे।
उसे जल्दी से यहां से निकलना होगा। वो लोग हमेशा तो यहां पहरा नहीं दे सकते। शिरीष के अकेले पड़ते ही रिंपा उस पर हावी हो सकती थी, और उसके बाद उसके साथ न जाने क्या होता। शिरीष समझ गया था कि भोला काका क्या कह रहे थे। उसने जल्दी जल्दी अपना सारा सामान समेटा और एक बैग में भर लिया। भोला काका और एक दो बुजुर्ग उसे लेकर सीधा बस अड्डे पहुंचे। वहां आज रात कोई बस आने वाली नहीं थी। वो काफी देर शिरीष के साथ बैठे रहे। शिरीष ने उनसे कहा कि वो घर चले जाएं। देर सवेर कोई ना कोई बस आ ही जाएगी। वैसे भी रिंपा तो यहां आती नहीं, वो तो अपने घर से बाहर वैसे भी नहीं निकलती। उन सभी बुजुर्गों ने शिरीष की बात मान ली और वहां से जाने का फैसला किया। बस अड्डे पर अकेला बैठे बैठे शिरीष को कुछ देर हो गई थी और उसने एक सिगरेट जलाई। उसने 2-3 कश लगाए ही थे कि उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। शिरीष आस पास देखने लगा। उसके सामने खड़ी हुई एक बस स्टार्ट हुई और सड़क की तरफ पड़ गई। जैसे ही वो बस शिरीष की आंखों के सामने से गुजरी तो वहां रिंपा खड़ी थी। वो शिरीष को देखकर मुस्कुरा रही थी और उसकी ये मुस्कान शिरीष को डरा रही थी। शिरीष खुद को बड़ा ही बेबस महसूस कर रहा था। रिंपा आराम से उसके पास आई और ठीक उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने कहा, कहां जा रहे हो शिरीष? मुझसे दूर, अपने घर। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। शिरीष खड़ा हो गया। उसने कहा, मुझे घर जाना है, कुछ काम है मुझे वहां। मैं आ जाऊंगा वापस, बस 1-2 दिन में। तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता शिरीष। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, पर ध्यान रखना तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। रिंपा की बात सुनकर शिरीष को चौंका, पर उसे थोड़ा अच्छा भी लगा। क्या रिंपा उसे जाने दे रही थी? शायद उसे शिरीष से अब भी हमदर्दी थी। वो इतनी बुरी तो नहीं जितना भोला काका उसे समझते थे। वो रिंपा से लिपट गया। शिरीष उससे कुछ कहता, इससे पहले ही उसे पीछे से किसी की आवाज आई। शिरीष पलटा तो ये भोला काका थे। वो तेज कदमों से चलते हुए उसी की तरफ आ रहे थे। वो काफी जल्दी में थे। वो जल्दी जल्दी शिरीष के पास पहुंचे। शिरीष ने कहा, काका आप यहां? क्या हुआ, सब ठीक है? खैर छोड़िए, मेरी रिंपा से बात हो गई है, उसे कोई परेशानी नहीं है, आप खुद उससे पूछ लीजिए। ये कहते हुए शिरीष पलटा तो रिंपा वहां नहीं थी। वो अवाक रह गया। भोला काका ने कहा, साहब आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपको यह बताने आया था कि कलकत्ता से तार आया है। आपकी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, उन्होंने आपको तुरंत बुलाया है। यह सुनते ही शिरीष को एक धक्का लगा। मालिनी पेट से थी और उसकी जान को खतरा होने का मतलब आने वाले बच्चे को भी खतरा था। शिरीष ने काका से कहा कि वो परेशान न हो, बस आते ही वो घर के लिए निकलेगा। काका कुछ देर वहां रुके रहे और फिर अपने घर लौट गए। पर शिरीष, वो अब परेशान हो चुका था। जब तक बस नहीं आती तब तक उसे इंतजार करना ही था। वो बेचैनी से यहां वहां टहलने लगा। रात गहरी हो गई थी और बस अड्डा सुनसान होता जा रहा था। ये छोटा सा पहाड़ी बस अड्डा अब लगभग खाली हो चुका था और इक्का दुक्का दुकानदारों को छोड़कर वहां बस शिरीष ही था। अभी ठंड का मौसम नहीं था, पर रात के इस वक्त भी ठीक ठाक ठंड थी। शिरीष को मालिनी की चिंता हो रही थी और इसी वजह से इतनी रात होने पर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने बेंच पर अपना बैग रखा और उसी पर सर टिकाकर लेट गया। वो सोच रहा था कि घर लौटते ही वो सब कुछ ठीक कर देगा,
लेटे लेटे शिरीष को झपकी आ गई, पर कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि वो जाग चुका है। पर वो बस अड्डे पर नहीं था, वो रिम्पा के घर में था। हालांकि उसे रिम्पा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। शिरीष कुछ परेशान सा हो गया। वो रिम्पा को आवाज देकर बुलाने लगा, पर उसे अपनी पुकार का कोई जवाब नहीं मिला। शिरीष वहां बदहवास हो रहा था और उसे बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तभी उसके कान में किसी ने धीरे से कहा, मालिनी को बचाना चाहते हो? ये आवाज जानी पहचानी थी। ये रिम्पा की ही आवाज थी। शिरीष पलटा तो वहां कोई नहीं था। उसने कहा, हां चाहता हूं, तुम जो कहोगी मैं करूंगा, पर तुम सामने तो आओ रिम्पा। रिम्पा शिरीष के सामने तो नहीं आई, पर उसे एक और आवाज आई, मेरे पास आओ अभी। एक झटके से शिरीष की नींद खुल गई। क्या यह सपना था? शायद हां, पर एकदम असली जैसा। इस हल्की ठंड में भी शिरीष पसीने से तरबतर हो गया था। वो कुछ पलों तक यूं ही अपना सर पकड़कर बैठा रहा। उसे रिम्पा से डर लगता था, पर वो उसकी ताकत भी जानता था। उससे गांव के बड़े बूढ़े भी कांपते थे। ऐसे में अगर वो उसकी मदद कर देती तो शायद। शिरीष तेज कदमों से रिम्पा के घर की तरफ चल पड़ा। इस वक्त रात अपने पूरे शबाब पर थी, पर शिरीष को इसकी जरा भी फिक्र नहीं थी। उसने अपने सामान का भी ध्यान नहीं दिया। वो सब कुछ बस अड्डे पर ही छोड़ आया था। वो जंगल में बढ़ा चला जा रहा था। ना तो उसे रात का खौफ था और ना ही जंगली जानवरों का। घुप अंधेरे में भी वो बड़े आराम से रिम्पा के घर की तरफ बढ़ रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही थी। करीब 45 मिनट चलने के बाद वो वहां पहुंच गया। वही जाना पहचाना नजारा, एक कतार में बने वो खूबसूरत घर जो बिना किसी रोशनी के भी जगमगा रहे थे। ऐसा लग रहा था उनमें से रोशनी की किरणें फूट रही थी। शिरीष दंदनाता हुआ रिम्पा के दरवाजे पर पहुंचा, जो कि पहले से ही खुला हुआ था। हड़बड़ाहट में शिरीष अंदर पहुंचा तो माहौल जाना पहचाना था। शिरीष जल्दी से अंदर वाले कमरे में गया तो वहां कोई था। उसके मुंह से अपने आप ही निकल गया, रिम्पा। वो औरत शिरीष की तरफ पलटी तो वो रिम्पा नहीं थी, पर वो जो भी थी बड़ी ही भयानक लग रही थी। पूरे चेहरे पर गाढ़ी झुर्रियां, लटकती हुई खाल, लगभग सफेद हो चुकी आंखें, होठों पर एक शैतानी मुस्कान और रुई जैसे सफेद बाल। वो औरत इतनी डरावनी थी कि कुछ पलों के लिए तो शिरीष भी सन्न रह गया था। उसे समझ में नहीं आया कि वो कहे क्या। उसके मुंह से निकला, तुम रिम्पा नहीं हो? कौन हो तुम और यहां क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा यहां पर। उस औरत ने कहा, शिरीष, क्या हुआ? मुझे नहीं पहचाना? मैं रिम्पा। शिरीष सन्नाटे में आ गया था। रिम्पा? नहीं, ये नहीं हो सकता। इतने महीनों से वो इसके साथ हमबिस्तर हो रहा था। शिरीष एकदम से चिल्ला पड़ा, तुम रिम्पा नहीं हो। रिम्पा तो कितनी सुंदर है। तुमने जरूर उसके साथ कुछ किया है। कहां है वो? मुझे जल्दी बताओ, वरना ठीक नहीं होगा। वो औरत हंसते हुए बोली, ओ शिरीष, तुम बड़े भोले हो। तुम अब भी नहीं समझे, मैं रिम्पा ही हूं। अब तुम्हारे साथ तुम्हारा होने वाला बच्चा, वो भी मेरा शिकार बनेगा। वैसे भी मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। शिरीष को बहुत भारी सदमा लगा था। ये उसके साथ क्या हो रहा था? वो चीखा,
तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया है? तुम आखिर चाहती क्या हो? रिम्पा ने कहा। मैं क्या चाहती हूँ? ये तुम्हें तब याद नहीं आया जब तुम मेरे सुंदर जिस्म के पीछे पागल हुए पड़े थे? गांव के लोगों ने तुम्हें इन जंगलों में आने से मना किया था ना, फिर भी तुम आए। शिरीष ने कहा, तू डायन, तुझसे तो मैं बाद में निपटता हूं। एक बार मैं अपने घर हुआ हूं, फिर तुझे बताता हूं। शिरीष पलटा और बाहर वाले कमरे में चला गया। वो बाहर जाने के लिए दरवाजा ढूंढ रहा था, पर वहां कोई दरवाजा नहीं था। बौखलाया हुआ शिरीष हर दीवार पर हाथ मारकर देख रहा था। अंदर रिम्पा हंस रही थी। उसकी यह हंसी शिरीष को पागल कर रही थी। बदहवासी में शिरीष रिम्पा के पैरों में आकर गिर पड़ा। वो उससे बाहर निकलने के लिए भीख मांग रहा था। रिम्पा, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? एक बार बस मैं अपनी माँ और पत्नी से मिलाऊं, उसके बाद तुम जो कहोगी मैं करूंगा, पर अभी मुझे जाने दो, बस एक बार। रिम्पा जोर जोर से हंस रही थी। अपनी हंसी पर काबू पाते हुए उसने कहा, तुम्हें जाने दूं? कितने सालों बाद ऐसा शिकार मिला है, और एक अजन्मा बच्चा भी। इससे बढ़िया मौका कहाँ मिलेगा मुझे? उस बुढ़े ने तुझे समझाया था ना, पर तू माना नहीं। अब भुगत। शिरीष अपने आपे से बाहर हो गया था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। रिम्पा से जीत पाना उसके बस की बात नहीं थी। अगली सुबह भोला काका के घर पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाजा खोला तो कुछ आसपास के लोग आए हुए थे। उन्होंने भोला काका को एक बैग थमा दिया। ये शिरीष का बैग था, जो वो बस अड्डे पर ही छोड़ आया था। भोला काका उस बैग को देखकर थोड़ा परेशान हो गए, पर वो क्या करते। उन्होंने बैग खोला तो उसमें शिरीष के कपड़े और बाकी सामान था। अब शिरीष तो यहां था नहीं, तो उसके घर जाकर वो क्या करते। उन्होंने वो बैग अपने पास ही रख लिया। कुछ देर बाद भोला काका पास की ही चाय की दुकान पर जाकर बैठ गए, पर उनके साथ आज कुछ अजीब हुआ। एक कुत्ता न जाने कहां से उनके पास आकर बैठ गया। ये कुत्ता यहां नया लगता था। उसे उन्होंने पहले कभी आसपास नहीं देखा था। वो कुत्ता उन्हें घूर कर देख रहा था और बार बार उनके हाथ पैरों को चाट रहा था। भोला काका को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसके सामने कुछ ब्रेड के टुकड़े डाल दिए, पर उस कुत्ते ने ब्रेड को सूंघा तक नहीं। वो बस काका को घूरे जा रहा था और कूं कूं कर रहा था। तभी काका की नजर उस कुत्ते के गले पर पड़ी। अजीब बात थी कि उस कुत्ते के गले में कोई पट्टा नहीं, बल्कि एक तुलसी की माला पड़ी हुई थी। उस माला को देखकर काका का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया था। ये माला कुछ जानी पहचानी सी थी। शिरीष भी ऐसी ही एक माला पहना करता था। काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या ऐसा हो सकता था? क्या वो डायन सच में इतनी ताकतवर थी? पर काका जो सोच रहे थे, उसे साबित करने का उनके पास कोई सबूत नहीं था। दिन बीतते गए। वो कुत्ता रोज काका के पास आकर बैठता और वो उसे कुछ ना कुछ खिलाते। इसके बाद शाम होते ही वो कुत्ता न जाने कहां चला जाता। इस बीच ना तो शिरीष उनके पास अपना सामान वापस लेने आया और ना ही उसके घर से कोई तार या उसकी कोई खबर। पर कुछ दिनों बाद शिरीष की खबर आई। कलकत्ता से कुछ लोग उसे पूछते हुए यहां आए थे। उनसे भोला काका को पता चला कि शिरीष कभी कलकत्ता पहुंचा ही नहीं, पर उसे यहां से गए हुए भी 2-3 महीने हो चुके थे। वो कुत्ता, उसकी आंखों में देखकर काका को ऐसा लगता था कि वो उसे जानते हैं, पर जो वो सोच रहे थे
क्या वो सच हो भी सकता था? क्या वो कुत्ता शिरीष? भले ही काका के मन में कुछ भी चल रहा हो, पर कम से कम अपने जीते जी शिरीष तो ये मानने ही लगा था कि डायनें होती हैं।